जेसीबी वाला। एक गांव में छोटू नाम का एक लड़का था। उसके नाम की तरह वो भी छोटा ही था। उसके पास एक जेसीबी थी। उससे ही काम करके अपना परिवार चलाता था। एक आदत बुरी थी, वो सोते वक्त अपने आंखें खुले रख के सोता था। एक दिन जिस सेठ के पास वो काम करता था उसने बोला, अरे छोटू, मेरे पुरानी हवेली के पास काम करना पड़ता दिन रात, तू उधर जाके अपनी जेसीबी के साथ काम में लग जा। अच्छी बात है सेठ जी। तो वो जेसीबी लेके पुरानी हवेली को पहुंचता। एक दिन काम खत्म करके अपने जेसीबी में बैठे बैठे सो जाता। अचानक से वो जगह के ऊपर थोड़े चोरा आके सीमेंट के थैलियां लेके जाने के वास्ते देखते। एक चोर की नजर जेसीबी में बैठे हुए छोटू के ऊपर नजर पड़ती। अरे भाई देखो देखो, कौन की इधर से देख रहा है हमारे को चोरी करते, तो भागो भागो भागो। उस तरह से वो जगह छोड़कर चोरा भाग जाते। उन लोगों को भागता देख सेठ जी घबरा जाता और सोचने लगता, अरे इसकी लगता है कुछ न कुछ चोरी करे जैसा दिख रहा है इन्हें। सेठ छोटू को खुली आंखों से देखकर बोला, छोटू कितना वफादार है, अब तक सोया नहीं, बहुत ईमानदार है, एक सामान भी चोरी नहीं हुआ, इसको कुछ न कुछ हदिया देना पड़ता। दूसरे दिन वो सेठ खुशी खुशी छोटू को इनाम देता। लेकिन छोटू को समझ में नहीं आता इनाम कई को दिए की। सेठ जी क्या हुआ, क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रहे, इतनी मेहरबानी क्यों बता रहे मेरे ऊपर आज? मैं तो कुछ भी नहीं करा, सेठ ने बोला। अरे छोटू, कल तुम्हारे वजह से कल चोरी होते होते बच गई। कल हवेली के ऊपर थोड़े लोग आए थे चोरी करने के लिए। उन लोग सीमेंट के थैले उनके साइकिल को ले जाने की कोशिश करे, लेकिन अपनी साइकिल छोड़ के भी भागे बेचारे। हमारी एक भी चीज चोरी नहीं हुई। इसके पीछे क्या था मालूम रास? तुम जाग रहे थे, तुम सोए नहीं, इसके बाद से तुम्हारे को देख के डर के भाग गए उन लोग। तुम बहुत ईमानदार हो छोटू, दिन और रात में काम कर रहे, इसलिए मैं खुश हो गए तुमको हदिया दिया हूँ। काहे को नहीं देना तुम्हारे को हदिया, बोलो। छोटू हंस के बोलने लगा, सेठ जी वो तो मेरी आदत है खुले हंक्यांसी सोने का, इसलिए उन लोगों में जागरूक समझ के भाग गए, तुम भी धोखे में आ गए, मैं जाके काम कर रहा हूँ बोल के। मैं खुली आंखों से सोतूं, मेरे को गाँव में सारे लोग उल्लू उल्लू होके बुलाते रहते, कई को वो तो मेरी ये आदत बचपन से है। चलो कोई बात नहीं, एक तो भी ये मेरा काम सही से इस्तेमाल में आया है, इसलिए लोग कहते हमारी आदत कुछ ना कुछ कोई ना कोई दिन काम में आती बोल को। मटन बिरयानी वाले की सफलता। शफी अपने वालिद के साथ एक गांव में रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मजदूरी करके खुद का और अपने वालिद का पेट भरता था। एक दिन मजदूरी करने के बाद वो अपने घर पहुंचा तो वालिद ने उनसे कहा, तू काम नहीं करे जैसा इधर उधर कई को तो फिरता था बाबा, कुछ ना कुछ काम कर ले। नहीं बाबा, मैं मजदूरी कर रहा हूँ ना, 250 पैसों में से मैं खाना खिला रहा हूँ। देखो मैं आज क्या लाया हूँ, मटन बिरयानी के वास्ते होना सा सौदा लाया हूँ। अरे तू मजदूरी करना चाह रहा तो तेरे मामा के गाँव को चले जा, ज्यादा पैसा आते हैं ना वहाँ पे। हाँ बाबा, मैं वैसे करता हूँ, मामा के पास चले जाता हूँ, पहले तो आप बिरयानी खा लो, बिरयानी पकाता हूँ बीच। बाप बच्चे दोनों मजे मजे मटन बिरयानी खा लेते। अरे बेटा, तू तो बहुत शानदार बिरयानी पकाया है, बहुत अच्छा है। हाँ बाबा शुक्रिया। दूसरे ही दिन शफी अपने मामा के शहर को चले जाता। बेटा शफी, तुम कब आए? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जब से तुम्हारी माँ और मेरी बहन चली गई है, जब से तुम लोग आना जाना ही बंद कर दिए। बोलो कैसा आना हुआ, क्या हालचाल है? कुछ भी नहीं मामू जान, मैं काम के वास्ते आया हूँ। अच्छा, काम का इंतजाम हो जाएगा, पहले मुँह हाथ धो लो, खाना खा लेंगे। ये पोटली में क्या है, क्या लाए हो मेरे वास्ते गाँव से? कुछ भी नहीं मामू जान, थोड़ी सी बिरयानी है। वाह बिरयानी, वाह, चलो भाई खाएंगे, चलो दोनों मिलके मजेदार बिरयानी खा लेते। अरे शफी, तुम तो जबरदस्त बिरयानी बनाए मियाँ। शुक्रिया मामू जान। एक काम करो, काम गिम छोड़ने की बात खत्म करो, बिरयानी बना के इधर बेचेंगे, बहुत अच्छा व्यापार चलता, खर्चा पूरा मैं रख ले दूं। तुम करते क्या? शहर में उनके मामू एक ठेला लगा देते, जो भी लोग वहां से गुजरते इनकी बिरयानी उनके पास घसीट लेके आती। देखते ही देखते बहुत ज्यादा बढ़ जाती इनकी बिरयानी का व्यापार, और देखते ही देखते ये लोग बहुत तारीफा भी करने लगते। अरे भाई शफी, तुम्हारी बिरयानी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हाओ भाई हाओ, ऐसी बिरयानी तो पूरे शहर में नहीं मिलती। भाई शुक्रिया आप लोगों का। और देखते ही देखते शफी एक बड़ा सा दुकान भी खरीद लेता और एक बड़ा सा घर भी। इसलिए बोलते मेहनत ही सफलता की कुंजी है बोल के।
मेहरबान रिक्शा वाला। एक शहर में फिरोज नाम का एक रिक्शा वाला था। वो रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट चलाता था। वो बहुत ही आलसी और आयता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी अब सोते रहते हैं, नहीं काम पे भी जाते अब। हाँ जाता हूँ, क्या मेरे वास्ते पूरा शहर रुके है बोल के बकले थी रिक्शा लेके चले जाता और रिक्शा स्टैंड में उसका रिक्शा खड़ा कर देता। लेकिन हर हमेशा की तरह वो रिक्शा में सोकोच रहता था और अगर कोई सवारी के वास्ते आया तो, ओ भैया जरा बाजार तक चलते। नहीं रिक्शा खाली नहीं है। अरे खाली है ना जी तुम्हारा रिक्शा। तुमको नहीं दिख रहा मैं सो के हूँ ना इधर। जाओ आगे जाके दूसरा रिक्शा देख लो जाओ। ऐसा बोल के वो बहुत सारे सवारियों को भगा देता था, लेकिन एक आध को ही लेके चलता था। लेकिन इसके अलावा इसके पास और एक खासियत बात थी, ये दिल का बहुत अच्छा इंसान भी था। अगर किसी को चोट लगी या तो बीमारी की हालत में है तो वैसे लोगों को हॉस्पिटल को जल्द से जल्द लेके जाता। ऐसा लगता कि ये हवा में उड़ते हुए जा रहा बोल के समझना। वो अपने रिक्शा स्टैंड में बैठा हुआ था, तभी उसके आगे एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट में कार वाला आदमी बहुत घायल हो गया था। बहुत चोटा लगे थे बेचारे को। अपना रिक्शा निकाल के वो आदमी को अपने रिक्शा में बिठा के सीधा हॉस्पिटल लेके जाके उसका इलाज करवा देता। इसके लिए खून की जरूरत है, मेरा खून ले लो साहब बोल के अपना खून भी वो इंसान को दे देता और चुपचाप अपना रिक्शा लेके चले जाता। कुछ दिन बीत गए, वो अपने रिक्शा स्टैंड में सोया हुआ था। आदत से मजबूर था, सोया हुआ था आराम से। तभी उसके आगे एक बड़ी गाड़ी आके रुकी। बाद में उसमें से एक बंदा निकल के उसके पास आया। अरे रिक्शे वाले भैया उठो, अरे रिक्शा खाली नहीं है, निकलो इधर से। अरे भैया मेरे को तुम्हारा रिक्शा जरूरत नहीं है, मेरे को तुम हो ना, सेठ जी याद कर रहे तुम्हारे को। कौन से सेठ जी भैया? अरे भाई तुम मेरे साथ चलो तो सही। तो फिरोज उसके साथ चल जाता। सेठ जी के घर को पहुंचने के बाद कि ये वो आदमी है जो इसकी जान बचाई थी। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे को एक हदिया देना चाह रहा हूँ मेरे तरफ से। अरे सेठ जी मेरे को कुछ भी नको सेठ जी, बस मेरे ये जिम्मेदारी समझो, ऐसा नको बोलो। अरे बेटा कुछ नको बोलो, मेरी खुशी के वास्ते ले लो ना। सेठ जी फिरोज को एक टैक्सी हदिया में दे दी और फिरोज ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इंसान की मदद करना नहीं छोड़ता था, इसलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा होता बोल के। जादुई सेब। रहीम नगर के राज्य में एक राजा अपनी बेटी के साथ रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से वो युवरानी का तबीयत खराब हो गया। उसके बाद वो अपने खास वैद्य को बुला के बताता है, शहंशाह मुझे माफ करो, मुझे लगता है कि हम युवरानी को नहीं बचा सकते, मुझे माफ करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। ये क्या बात कर रहे, तुम तो अच्छे हकीम हो, तुमको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मेरी बेटी को बचाना ही होगा। उसके बाद उस दिन रात को उस वैद्य को नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ झूठ बोल के ये किस्सा से हटना चाह रहा था। दूसरे दिन राजा के दरबार में जाके बोलता है कि शहंशाह रानी की जान बचाना है तो एक जादुई सेब कराना पड़ेगा, लेकिन वो जादू का सेब किधर मिलता है मेरे को नहीं मालूम। जादुई सेब के लिए सेनापति को हुक्म देते, पूरे राज्य में जाके ऐलान कर दो कि जो भी शख्स जादुई का सेब लाके अपनी बेटी को खिलाएगा तो उसका निकाह अपनी बेटी से करवाएगा और पूरे राज्य में आधा हिस्सा भी उसके नाम किया जाएगा। उसी राज्य में एक रशीद नाम का बुजुर्ग फल फलारी बेचता था। उसके 3 बेटे थे, एक आके वसीम, दूसरा मतीन और तीसरा सोहेल। दोनों बेटे वसीम और मतीन झूठ बोलते थे और ये बुजुर्ग भी झूठा ही था, लेकिन सोहेल बहुत नेक और हमेशा सच बोलने वाला बंदा था। बच्चों तुम लोग ऐलान तो सुने होंगे ना, तुम में से कोई एक बंदा जाके जादुई सेब बोल के हमारा सेब खलवा दो, आधा राज्य हमारे नाम पर हो जाएगा। बोलो कौन जाता की? पहले मतीन अपना टोकरी पकड़ लेके सेब डाल लेके जंगल से जाता रहता। उसको एक साधु दिखते, अरे बेटा तुम रशीद के बेटे हो ना, क्या है उसमें? इसमें सांप है हो ना क्या?
बोल के वहां से निकल जाता। जब दरबार पहुंच के अपना टोकरी खुला तो सच में सांप बाहर निकलता। ये देख के राजा मतीन को जेल में डाल देता। उसके बाद बहुत देर होने के बाद मतीन नहीं आया तो वसीम भी फुट्टी बगल लेके सेपान डाल लेके गुजरता रहता। फिर वो साधु उसको पूछते, बेटा तुम रशीद के दूसरे बेटे हो ना, क्या है फुट्टी में? खेकड़े है खेकड़े हो ना, खाते पका लेके घर को जाके। नक्को बेटा मेरे को नक्को। जैसे ही वसीम वहां पे जाके फुट्टी खोलता उसमें सही भी खेकड़े रहते। ये देख के राजा वसीम को भी खेद कर देता। अब बचा सोहेल, सेपा की फुट्टी पकड़ लेके निकलता रहता। वही जंगल में साधु मिलते। बेटा क्या है इस फुट्टी में? बाबा इसमें जादू के सेपा हैं, ये जादू का सेपा खाए तो महारानी की तबीयत ठीक हो जाती कहते, इसके वास्ते फुट्टी राजा को लेकर जा रहा हूँ। वो साधु सोहेल को दुआ करते। उसके बाद राज्य को जाके सही में भी सेब खिला देता। बाद में युवरानी ठीक हो जाती और दोनों की शादी शहंशाह करवा देता।